हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 27 कराने वाली हूँ। इस प्रैक्टिस सेट 27 की खास बात यह है कि इसमें मैंने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो झारखंड से संबंधित हैं, और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे जो JSS, CGL और JPSC की तैयारियों में लगे हैं, और भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जो झारखंड में आयोजित की जाती हैं उनकी भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए भी मेरा आज क्लास जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट के PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड में आदिवासियों के द्वारा अपने घरों में चावल को सड़ा करके देसी शराब बनाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? इस झारखंड के आदिवासियों के घरों में चावल को सड़ा करके जो देसी शराब बनाई जाती है उसको हड़िया कहा जाता है। झारखंड की में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। कई जनजातियों के परंपराओं में ये हड़िया जो है वो शामिल है। यदि इनके यहाँ कोई पर्व त्यौहार होता है या फिर शादी विवाह होता है तो उसमें हड़िया जो है वो मेहमानों को दिया जाता है, या फिर पर्व त्यौहार में देवताओं को अर्पित किया जाता है तपान के रूप में, और उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है जो लोग आए रहते हैं उनमें। तो हड़िया इनके परंपराओं में ही शामिल है। और बहुत सारी ऐसे संस्कार और रीति रिवाज हैं झारखंड के जनजातियों में जो कि झारखंड को अन्य राज्यों से अलग करते हैं। काफ़ी अनोखे इनके रीति रिवाज हैं। हम लोग टाइम टू टाइम इसके बारे में हम लोग पढ़ते और जानते भी रहते हैं। अगला प्रश्न है वो है, झारखंड राज्य में बीड़ी उद्योग का विकास चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर आदि जगहों पर हुआ है। बीड़ी के निर्माण में किस पत्ते का प्रयोग तंबाकू बनाने के लिए किया जाता है? तो झारखंड में बीड़ी उद्योग का विकास चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर आदि जगहों पर हुआ है। बीड़ी के निर्माण में केंदू के पत्ते को तंबाकू के बनाने में किया जाता है। जो बीड़ी बनाने में जो तंबाकू का प्रयोग किया जाता है तो वो तंबाकू केंदू पत्ते से ही बनता है। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह इस्पात की 9 इकाइयां हैं, जिसमें से कई ऐसी इकाइयां हैं जो झारखंड में स्थित है। निम्न में से वो कौन सी इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है टाटा लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर बी है बोकारो लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में लौह इस्पात की जो 9 बड़ी इकाइयां हैं, इनमें से 2 इकाइयां झारखंड में हैं, वो हैं टाटा लौह इस्पात कंपनी और बोकारो लौह इस्पात कंपनी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। टाटा लौह इस्पात कंपनी और बोकारो लौह इस्पात कंपनी से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आज की क्लास में मैंने शामिल किया। जब मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगी तो उसके आंसर, उसके डिटेल भी मैं आपको बताते चलूँगी। देखिए, अगला ही प्रश्न है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी कि टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, इस कंपनी को कोयले की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होती है? तो जो कंपनी बनाई गई 1907 ईस्वी में लौह इस्पात की टाटा में, तो इस कंपनी को कोयले का जो आपूर्ति होती है वो होती है झरिया और रानीगंज से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये सही है। झरिया और रानीगंज से टाटा लौह इस्पात कंपनी को कोयले की आपूर्ति होती है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में जान लें कि स्थापना वर्ष तो यहाँ दिया हुआ है कि 1907 ईस्वी में हुआ था। ये जगह था साक्षी का, जो कि बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर ये जमशेदपुर का नाम आया इसका। और 1907 ईस्वी में स्थापना हुई थी, लेकिन उस उत्पादन जो शुरू हो गया था वो 1911 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ था। और जिस नदी के संगम स्थल पर ये कंपनी है जो टिस्को ये स्थापित है, तो ये नदियां हैं स्वर्णरेखा नदी और उसकी जो सहायक नदी है वो खरकई नदी। तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर टिस्को की स्थापना की गई है। इसको लौह अयस्क की आपूर्ति जो है वो नोआ मुंडी की खान से होती है, जो कि सिंहभूम में है। गुरु महिसानी जो कि मयूरभंज में है, यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और कोयले की प्राप्ति झरिया और रानीगंज से होती है। मैग्नीज जो है वो जोधा, जो कि क्योंझर में है, जोधा से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो टाटा लौह इस्पात कंपनी के बारे में आपने इतनी सारी चीज़ों को जाना। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष टाटा समूह ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की? तो ये वर्ष कौन सा था? तो ये वर्ष था 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में टाटा समूह ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि बोकारो के लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत सरकार ने
किस देश की सहायता से 1964 ईस्वी में किया था? इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। भारत सरकार ने 1964 ईस्वी में लौ एस्क का संयंत्र, लौ इस्पात का संयंत्र जो है वो लगाया था बोकारो में। और ये जो देश था जिसका सहयोग से ये संयंत्र लगा था, बोकारो लौ इस्पात संयंत्र, ये देश था सोवियत संघ। और यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, आने वाले समय में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। थोड़ा सा लोग बोकारो लौ इस्पात के संयंत्र के बारे में और भी चीज़ों को जानें। स्थापना तो हुई थी 1964 ईस्वी में, लेकिन उत्पादन यहाँ शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। यह कारखाना जो थी बोकारो लौ इस्पात संयंत्र, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल के नाम से भी जाना जाता है, इस सेल में इसको मिला लिया गया है। यहाँ पर हॉट रोल्ड कॉयल, रोल्ड प्लेट, रोल्ड शीट, कोल्ड रोल्ड कॉयल आदि का तैयार किया जाता है। और बोकारो लौ इस्पात संयंत्र में लौ अयस्क जो है वो किरीबुरू से प्राप्त किया जाता है, कोयला जो है वो झरिया से मंगाया जाता है, और चूना पत्थर की प्राप्ति जो है वो पलामू से की जाती है। तो आपने बोकारो लौ इस्पात संयंत्र के बारे में जाना, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को प्रश्नों में भी डाला है ताकि आपको ये पता चले कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बोकारो लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना के बाद किस वर्ष यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में बोकारो लौ इस्पात संयंत्र में उत्पादन की शुरुआत हुई थी। और किस वर्ष इसका निर्माण किया गया था? तो ये वर्ष था 1964 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ की खानों से होती है? जैसे मैंने बताया कि किरीबुरू से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है बोकारो इस्पात संयंत्र को। कौन से जगह से? तो किरीबुरू से। अगला प्रश्न है कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति जो है वो झरिया से होती है, झरिया से कोयले मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र को चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है पलामू से। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर हो जाएगा। तो पलामू से बोकारो लौह इस्पात संयंत्र को चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भुरकुंडा में स्थित कांच कारखाने का क्या नाम है? देखिए, झारखंड में कांच कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। ये बात और है कि यहाँ पर उत्पादन बहुत कम होता है, या फिर जब शुरू हुआ था उस समय में अधिक होता होगा, अभी उत्पादन काफ़ी कम हो रहा है। लेकिन प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। प्रश्न क्या है? तो आज का वो है, भुरकुंडा में स्थित कांच कारखाने का क्या नाम है? जो भुरकुंडा में कांच कारखाना उसका नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कांच उद्योग का कारखाना किस जिले के आसपास विकसित है? तो झारखंड राज्य में कांच उद्योग का कारखाना जो है वो रामगढ़ के आसपास में विकसित है। जितनी भी कांच कारखानाएं हैं वो रामगढ़ के आसपास ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का है, वो है कि झारखंड में किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स की स्थापना की गई है? कहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स की स्थापना की गई है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड के रांची जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत के झारखंड राज्य में तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के आधार पर अगर देखा जाए तो पूरे भारत का लगभग 76% तसर का उत्पादन, 76.4% का उत्पादन जो होता है तसर का वो झारखंड में ही होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रतिशत में काफ़ी ज़्यादा है, 76% पूरे भारत में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए पहला स्थान रखता है झारखंड तसर उत्पादन में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में छोटानागपुर रीजनल हैंडलूम वीमर्स सोसाइटी कार्यरत है? तो झारखंड के रांची के इरबा, रांची जिला का जो इरबा गाँव है वहाँ पर छोटानागपुर रीजनल हैंडलूम वीमर्स सोसाइटी कार्यरत है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है? वो कौन सा जिला है जहाँ पर झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है? वो है रांची का हेहल, रांची के हेहल में झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। झारखंड में सीमेंट कारखाना निम्न में से किस स्थान पर है? ये 17 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड में सीमेंट का कारखाना किस जगह पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिंदरी, ऑप्शन नंबर बी है चाईबासा, ऑप्शन नंबर सी है कुमारडुबी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी।
आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि झारखंड के सिंदरी में भी सीमेंट कारखाना है, झारखंड के चाईबासा में भी सीमेंट कारखाना है, कुमारडुबी में भी है। थोड़ा हम लोग सीमेंट कारखाने के बारे में जान ले। सीमेंट उद्योग जो है, झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जपला में की गई। और जपला कहाँ पर है? तो ये है पलामू में। पलामू के जपला में पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। माफ कीजिएगा, जपला में पहला सीमेंट उद्योग खोला गया था 1921 ईस्वी में। और प्रमुख कारखाने जो हैं वो कुमारडुबी, सिंदरी, चाईबासा और बोकारो में भी हैं। झारखंड में चूंकि चूना पत्थर और कोयले की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सीमेंट उद्योग यहाँ काफ़ी विकसित हैं। अगला प्रश्न है कि 1951 ईस्वी में धनबाद जिले में सिंदरी में एक उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? 1951 में जो धनबाद में उर्वरक कारखाना खोला गया था, तो वो किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के सहयोग से 1951 ईस्वी में धनबाद के सिंदरी में उर्वरक की कारखाने जो हैं वो स्थापित किए गए थे। लेकिन अगला प्रश्न शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को झारखंड के उर्वरक उद्योग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए, झारखंड में जो उर्वरक का उत्पादन किया जाता है वो सिंदरी में सबसे पहला इसका खोला गया था, इसका उद्योग। ठीक है ना। अगला जो मैं प्रश्न लूँगी, और उसमें भी जो, एक मिनट माफ़ कीजिएगा। देखिए, उर्वरक कारखाना जो स्थापित किया गया था झारखंड में, धनबाद में स्थापित किया गया था, तो पहला था ये 1951 ईस्वी में। तो वो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की मदद से, सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में विस्फोट उद्योग की स्थापना आईसीआई के द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो झारखंड में जो विस्फोटक उद्योग की स्थापना आईसीआई के द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी बोकारो के गोमिया में। बोकारो अगर ऑप्शन में दिया रहे, जिला पूछा रहे तो वो सही है, अगर जगह पूछा रहे तो गोमिया क्षेत्र जो है वो गोमिया बोकारो में ही है। और यहाँ पर झारखंड का विस्फोटक उद्योग की स्थापना यहाँ की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड की स्थापना की गई? तो झारखंड के चांडिल में, जो कि सरायकेला खरसावां में है, तो झारखंड के चांडिल में बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि आदित्य बिरला केमिकल कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू में आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड है, कास्टिक सोडा संयंत्र है। तो इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो पलामू में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बिहार माइका सिंडिकेट लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो झारखंड के हजारीबाग में बिहार माइका सिंडिकेट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं, निम्न में से कौन से उसमें शामिल हैं? तो झारखंड में 4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो उसमें से कौन से शामिल है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और ऑप्शन नंबर सी आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से सभी ये सारे जो हैं वो 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में ये चारों है वो शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 का लक्ष्य औद्योगिक विकास दर कितना प्रतिशत करना था? जो औद्योगिक नीति जो झारखंड का जब गठन हुआ 2000 ईस्वी में, तो उसके बाद जो पहली औद्योगिक नीति बनाई गई थी वो 2001 में बनी थी। तो इसमें औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कितना प्रतिशत रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 10% रखा गया था। अगला प्रश्न है जो 25 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के तहत कितने मेगा उद्योग, मध्यम उद्योग तथा सूचियों की देखिए कितना मेगा उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग हैं उसकी स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, लघु उद्योग। मेगा उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर मिस्टेक है। देखिए, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के तहत कितने मेगा उद्योग, मध्यम उद्योग तथा लघु उद्योग की स्थापना हुई थी?
तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। 24 मेगा उद्योग की स्थापना की गई थी, 106 मध्यम उद्योग की स्थापना की गई थी और 18,109 लघु उद्योगों की स्थापना की गई थी। तो ये 3 प्रकार के उद्योग बनाए गए थे और औद्योगिक नीति 2001 में इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जो औद्योगिक नीति 2012 है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 के तहत कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? कि 2001 में तो 10% रखा गया था, लेकिन 2012 का जो औद्योगिक नीति था उसमें 12% औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है जो 27 नंबर का प्रश्न है वो है कि झारखंड में औद्योगिक विकास को गतिशील बनाने के लिए झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग की नीति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। तो झारखंड में औद्योगिक विकास को गतिशील बनाने के लिए झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति की स्थापना हुई थी 2015 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2015 में। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में औद्योगिक विकास को गतिशील बनाने के लिए झारखंड निर्यात नीति का गठन कब किया गया था? तो झारखंड में जो औद्योगिक विकास हो रहा था उसको और भी ज़्यादा गति देने के लिए झारखंड निर्यात नीति का स्थापना भी हुआ था 2015 में ही। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग ने 29 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में सॉल्व किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की पहली शाखा फाउंड्री फोर्ज FFP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जो HEC है उसकी जो पहली शाखा बनाई गई थी फाउंड्री फोर्ज की, उसकी स्थापना की थी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की ये पहली शाखा थी फाउंड्री फोर्ज। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है झारखंड का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र? ऑप्शन नंबर ए है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी आदित्यपुर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये झारखंड का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न लो लेते हैं जो कि 32 नंबर का है। तो ये है किस वर्ष पलामू का केंद्र लाह निर्देशन केंद्र की स्थापना की गई थी? किस वर्ष पलामू के केंद्र जो पलामू में लाह निर्देशन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में पलामू के लाह निर्देशन केंद्र की स्थापना की गई थी। कहीं कहीं टाइपिंग एरर है तो थोड़ा आप इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे। अगला प्रश्न है कि रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस केंद्र में किसको केंद्र में रखकर किया गया था? तो रांची में जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया था वो किस कंपनी को केंद्र में रखकर किया गया था? तो ये था HEC को केंद्र में रख करके औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक संयंत्र जो है जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, बी है रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन जो सी नंबर है तो ये जमशेदपुर में नहीं है। बाकी के ये तीनों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट ये सब जो हैं वो जमशेदपुर में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? जो टाटा स्टील कंपनी है उसको डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया से डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि JMMDC के द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टुपुदाना जो कि रांची में है। रांची में ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग की स्थापना की गई है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है। ये 37 नंबर का क्वेश्चन है कि वो कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसका संचालन गुमला में नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कतरी जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है अपर शंख जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर सी भैरवी जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है कयजसा जलाशय परियोजना। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो सी है भैरव जलाशय परियोजना, जो कि रामगढ़ में है। तो ये कतरी जलाशय परियोजना, अपर शंख जलाशय परियोजना और कैजस जलाशय परियोजना ये सभी कहाँ पर है, ये गुमला में है, और भैरवी जलाशय परियोजना गुमला में नहीं है। अगला प्रश्न है जो 38 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि सोनुआ जलाशय परियोजना को पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ प्रखंड में स्थित है। सोनुआ गांव में वह किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो सोनुआ जलाशय परियोजना जो कि पश्चिम सिंहभूम जिला के सोनुआ प्रखंड में है, तो वो ये संजय नदी जो है, जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है संजय नदी, तो इस नदी पर सोनुआ जलाशय परियोजना जो है उसको संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पंचखेरो जलाशय परियोजना के द्वारा झारखंड का कौन सा जिला लाभान्वित होता है। तो पंचखेरो जलाशय परियोजना जो है उससे झारखंड का गिरिडीह भी मतलब लाभान्वित होता है, और झारखंड का जो कोडरमा जिला है जो कि दोनों झारखंड के उत्तर में है, तो ये दोनों जिले जो हैं वो पंचखेरो जलाशय परियोजना के द्वारा लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है कि भैरवी जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ये है रामगढ़ के सोनाई गांव में भैरवी जलाशय परियोजना जो है वो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना बिहार और झारखंड की ये संयुक्त परियोजना है, बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना। अगला प्रश्न है कि बटाने जलाशय परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, बिहार और झारखंड। बटाने जलाशय परियोजना बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बटाने जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में संचालित है। अब ये जिला बताना है किस जिले में संचालित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। बटाने जलाशय परियोजना किस में, तो पलामू के साथ ये संचालित है, पलामू में ये संचालित है। अगला प्रश्न है कि रैसा जलाशय योजना किस जिले में संचालित है। तो रैसा जलाशय योजना जो है वो रांची में संचालित है, रांची में रैसा जलाशय परियोजना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसलिए मैंने अधिक से अधिक प्रश्नों को यहाँ शामिल किया है। अगला प्रश्न है कि शुरू जलाशय योजना झारखंड की किस जिले में स्थित है। शुरू जलाशय योजना जो है वो पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो कि झारखंड के दक्षिण में है और पूरब में है, तो दक्षिण पूरब में है। तो शुरू जलाशय योजना झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है कि कोनार सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारखंड में कौन से जिले लाभान्वित होंगे। ऑप्शन नंबर ए है गिरिडीह, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी बोकारो और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी गिरिडीह में भी, हजारीबाग भी, बोकारो भी, ये सभी कोनार परियोजना से ये लाभान्वित होने वाले ये जिले हैं झारखंड के। अगला प्रश्न है कि रांची पठार का विस्तार किन जिलों में है। तो रांची पठार का विस्तार है संपूर्ण, यहाँ ऑप्शन में पढ़ के पहले सुना दो, संपूर्ण रांची और खूंटी में, बी नंबर ऑप्शन है संपूर्ण रांची तथा कोडरमा में, सी नंबर ऑप्शन है संपूर्ण रांची तथा रामगढ़, और ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण रांची तथा कोडरमा। 2 बार कोडरमा लिखा गया है, ये प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन आंसर इसका सही जो होगा वो संपूर्ण रांची और खूंटी में रांची पठार का विस्तार है। कहाँ, तो रांची, संपूर्ण रांची तथा खूंटी में। अगला प्रश्न है कि रांची पठार संप्राय है किंतु अनेक छोटी छोटी बिखरी पहाड़ियों को, रांची पठार जो है वो संप्राय भूमि है, लेकिन यहाँ पर जो छोटी छोटी बिखरी पहाड़ियाँ हैं उसको क्या कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर करते चलेंगे। देखिए, रांची पठार एक संप्राय मैदान है और अनेक छोटी छोटी जो बिखरी पहाड़ियाँ हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको टोंगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ के सुना रही हूँ, काफ़ी लोगों को कमेंट आए कि थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, तो इसलिए मैं आंसर नहीं, ये ऑप्शन नहीं बता रही। तो टोंगरी को जो छोटी छोटी बिखरी हुई पहाड़ियाँ होती हैं तो उसको टोंगरी कहा जाता है। देखिए, झारखंड से बाहर जो लोग रहते हैं, जिनको झारखंड के इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो उनको बहुत सारे नॉलेज हो गए होंगे। ऐसे जो लोग झारखंड में रह रहे हैं या पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह से उनको पता होगा ये चीज़।
अगला प्रश्न है कि हजारीबाग पठार और रांची पठार निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है? तो ये हो जाएगा दामोदर घाटी। दामोदर घाटी या गोंडवाना क्रम की का जो गोंडवाना गर्त है उसके द्वारा ये विभाजित है, या दामोदर घाटी भी अगर है ऑप्शन में तो ये भी सही है। हजारीबाग का पठार और रांची का पठार जो है वो दामोदर घाटी के द्वारा विभाजित है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो ये हो जाएगा पायरोक्सिन ग्रेनाइट। पारसनाथ पहाड़ी का जो निर्माण हुआ वो पायरोक्सिन ग्रेनाइट के द्वारा किया गया है। तो ये हुआ 50 क्वेश्चन आज की क्लास में। ये मैंने टारगेट किया था कि आज की क्लास में मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊंगी, तो ये मैंने अचीव करा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा, मैं वो क्वेश्चन को फिर से करा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एरर मिस्टेक हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको क्लियर कर दूंगी। अभी वो क्वेश्चन फिर से मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ, ये झारखंड राज्य का सबसे, ये जो जगह, ये जो चीज़ दिया हुआ है, ये झारखंड राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक, तो ये प्रश्न जो है इसको आप थोड़ा साइड कर लेंगे। ऑप्शन प्रश्न नंबर 31, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक और भी कहीं कहीं होगा तो मैं उसको PDF में सही करके मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।